वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए जो आज की क्लास है इसके अंदर हम 28 अप्रैल 2025 यानी 28 अप्रैल 2025 को जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, यानी किसका आंसर क्या होना चाहिए और किस तरीके से आएगा ये आंसर। ठीक है, ये जो पेपर है वो थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो कि 4:30 PM से लेकर 6 PM के बीच में हुआ था और ये पेपर टोटल 90 क्वेश्चंस का है, यानी इसमें 90 मिनट्स का है और इसमें टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है। 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चन, क्योंकि ये 4:30 से 6 के बीच में हुआ तो 90 मिनट्स हो गए और क्वेश्चन इसमें टोटल 100 है। हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स दे रखा है और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो हर एक गलत क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव मार्क है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग सही नहीं है। ऑप्शन ए है टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, नॉट करेक्ट बताना है, जो गलत है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये तो करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये तो सही हो गया। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड अबव द स्किन, चलिए इसको चेक करते हैं। थर्ड है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, तो स्किन और मसल्स के बीच में ही आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, ये भी राइट है। फोर्थ है लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, तो ये भी राइट है, लिगामेंट्स हमेशा बोन से बोन को कनेक्ट करता है। तो गलत कौन सा हुआ, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू वाला, क्योंकि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू है वो अबोव द स्किन नहीं होते, वो कहाँ होते हैं, बिलो द स्किन होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ईच ऑफ L, M, N, O, W, X एंड Y, यानी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैंडिडेट दे रखे हैं ना। L, M, N, O, W, X एंड Y हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ ए वीक, यानी जो वीक यानी 7 दिन होते हैं उनमें 7 दिन में अलग अलग दिन इनके एग्ज़ाम हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, यानी मंडे से लेकर अगर हम संडे तक बात करें, मंडे यानी सबसे पहले मंडे ले लो, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे एंड फिर संडे। तो इन 7 दिन अलग अलग एग्ज़ाम है अलग अलग कैंडिडेट के। ठीक है, चलिए ओनली वाई हैज़ एग्ज़ाम बिफोर एक्स, यानी एक्स से पहले किसका एग्ज़ाम है, वाई का, ओनली वाई, यानी वाई का ही एग्ज़ाम है एक्स से पहले। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी से पहले मात्र एक चीज़ आ रही है, तो वो है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को एक्स का एग्ज़ाम है और वाई है, वाई का एग्ज़ाम आपका एक्स से पहले। चलिए इन दोनों के लिए तो एक चीज़ आ गई। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये ली वाई का एग्ज़ाम आपका एक्स से पहले है। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपुल हैव एग्ज़ाम बिटवीन M एंड X, यानी X और M के बीच में कितने पीपुल है, 3, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और फिर आपका M आ गया, यानी M और X के बीच में 3 जनों के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो X का ट्यूसडे को हो गया तो M का सैटरडे को हो गया, यहाँ से भी फिक्स हो गया। नेक्स्ट है ओनली 3 पीपुल हैव एग्ज़ाम बिटवीन L एंड O। अब देखिए L एंड O के बीच में 3 पीपल के एग्ज़ाम है, जैसे कि यहाँ पे मान लो L का हो गया, सपोज एक कंडीशन ये हो गई, तो 3 के एग्ज़ाम हैं L और O के बीच में। ठीक है, ये O का हो गया। एक कंडीशन ये भी हो सकती है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, O का एग्ज़ाम यहाँ पे हो और L का एग्ज़ाम बाद में हो, क्योंकि दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से। अब नेक्स्ट देखिए, W हैज़ एग्ज़ाम ऑन सेम डे बिफोर O एंड ऑन सेम डे आफ्टर N। यहाँ पे क्या कह रहा है, W हैज़ एग्ज़ाम ऑन सेम नहीं सम डे, W हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे बिफोर O, यानी O से पहले किसका एग्ज़ाम है, W का, यानी O से पहले कब हो सकता है, इस दिन तो हो नहीं सकता, इस दिन तो इसका है M का, तो O से पहले किसका है, W का। यहाँ से तो पहले हो नहीं सकता
ओ से पहले डब्ल्यू का क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन है, ओ से पहले खाली एक्स और वाई का ही होगा। तो ये वाला जो अपन ने लिया पैटर्न वो आपका कैंसिल हो गया। ओ से पहले आपका डब्ल्यू का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, ऑन सम डे बिफोर ओ एंड ऑन सम डे आफ्टर एन, और एन के कुछ दिन बाद में है तो एन का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या हो गई आपकी? वाई एक्स एल एन डब्ल्यू एम एंड ओ, इस तरीके से एग्ज़ाम रहेगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम आफ्टर एल। आपको बताना है कि एल के बाद में कितने व्यक्तियों के एग्ज़ाम हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से आपका सेकंड का आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल की उसके रिगार्डिंग एक ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। उन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है ना। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और स्टेटमेंट 1 क्या है? ए पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली डेवलप्स ए रेडिश लेयर। एंड स्टेटमेंट 2 है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड रिप्लेसेस इट इन द सॉल्यूशन। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको इसके लिए मालूम होनी चाहिए। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है साइंस का। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसको सबसे पहले रखते हैं। जैसे मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। देन जिंक, इसको याद कर लीजिएगा अगर मान लो आपको आयरन मालूम हो तो। देन आयरन, उसके बाद में देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ ना, आयरन के बाद में आता है टिन का नंबर, एसएन जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। टिन के बाद में आता है लेड, लेड का जो सिम्टम्स है वो क्या है? पीबी। इसके बाद में आता है कॉपर जिसको अपन सीयू भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में सिल्वर एंड देन गोल्ड। इस तरीके से ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। मोस्ट रिएक्टिव होता है उसको ऊपर रखते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है हमेशा। अगर केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की, सबसे कम है गोल्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 दे रखा है पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आयरन का पीस हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखें, आयरन के पीस को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखें तो कॉपर, आयरन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? FeSO4, और कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। जो ही कॉपर डिस्प्लेस होगा तो आयरन रोड के ऊपर में आपका कॉपर ऐसे जम जाएगा क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना। तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म सॉलिड कॉपर मेटल। जो भी आपकी सॉलिड कॉपर मेटल है ना वो बना देगा ऑन द आयरन सरफेस। तो वो क्या लगेगा? रेडिश लेयर डेवलप हो जाएगी इस पर। तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखें, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओहो, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से? गलत। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आगे जाने से मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो फार्मा कंसेप्ट ऐप है यहाँ पे आपको नीचे पट्टी पे दिखाई दे रहा होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे हमारा रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले सब कुछ मिलने वाले हैं, और वो भी 40% डिस्काउंट ऑफर के साथ में। अभी उस पर और भी ऑफर चल रहे हैं तो वो भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन होना, आपस में जितने भी गवर्नमेंट के लेवल से उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इट अलाउज फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। रॉन्ग, इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात ही नहीं आ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है।
सेकेंड है इट एंश्योर्स दैट ओनली इकोनॉमिक इश्यूज आर एड्रेस्ड। इसमें हमें इकोनॉमिक इशू को ही एड्रेस नहीं करना है, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज है उन सबको एड्रेस करना है, तो ये भी रॉन्ग है। इट डिलेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये डिले नहीं करता है, ये क्या करता है, उसको फटाफट करता है। ये अगर मान लो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है वो इम्प्लीमेंटेशन वो फास्ट होगी, ठीक है। एंड इट हेल्प इंटीग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ में। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन 4 राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। आपको बताना है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज का मतलब आप जानते हैं, जो स्पीसीज होती है उनको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें से कौन सा एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। अगर देखिए मान लो कुछ भी चेंजेज आता है, एनवायरमेंटल चेंजेज आता है या फिर जेनेटिकल चेंजेज आता है, तो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में क्या होता है, वेरिएशंस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका रेस्पॉन्सिबल है। हैबिटेट अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो अपने प्राकृतिक जो भी हैबिटेट है उसके जो भी अवेलेबल है उसके अनुसार अपने आप को डाल लेगा, तो ये भी आपका रेस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्शन भी रेस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन होगा तभी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज होगी। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ये आपका रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ 5/8 मल्टीप्लाई बाई 24/5 25 प्लस 9/5 - 4। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हमेशा आपको बोर्ड मास से करना है। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ये वाला करेंगे। देखिए 5/8, पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे 24/25। इसको जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा, 9 माइनस ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई 24/25, और ये देखिए -11/5, 20 में से 11 गया, माइनस का 20 है तो -11/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, -11/5, क्योंकि -20 है और प्लस का 9 है, तो -20 में से +9 गया तो क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड करना अपन को मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन, तो पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये क्या हो गया, ये 1 है ना। 3/5 माइनस 11/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डिनोमिनेटर हो गया 5, ये 3 माइनस 11, देखिए 11 माइनस का ज़्यादा है तो आंसर में क्या आएगा, -8/5। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What will be the direction of the force based on the direction of current and magnetic field as shown in figure? आपको बताना है कि यहाँ जो फिगर में दे रखा है उसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें जो डायरेक्शन है फोर्स का वो क्या रहेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन यहाँ पे क्या क्या दे रखा है फिगर के अंदर, वो भी आप देख लीजिएगा। फिगर में देखिए आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, करंट। ये तो आपको मालूम ही है। आई कहाँ चलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट हो गया आपका इधर, ठीक है। तो देखिए जो आपका अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये राइट हैंड पाम रूल है उसके द्वारा सोल्व होगा। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है आपको मालूम है, राइट हैंड पाम रूल कहता है, मैं चलिए बता देता हूँ आपको, कि जो आपका थंब है, थंब को आपको क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठे को आपको अपने करंट के डायरेक्शन में करना है, और जो फिंगर है उनको आपको क्या करना है, फील्ड के डायरेक्शन में करना है। राइट हैंड का जो फिंगर है, अंगूठा को तो करना है आपको
करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा आपको करंट के डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा अपोजिट, है ना, ये मेरा हाथ है ना इस तरीके से, ये अपोजिट हो गया, करंट इस तरीके से हो गया, और जो ये फिंगर्स है, फिंगर्स आपकी किस तरफ हो गई, फील्ड के डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो ये पाम है, पाम आपकी किधर रहेगी, ये पाम है, ये पाम ऊपर, हथेली कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पाम की साइड में रहेगा, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा आउट ऑफ द पेज, यानी पेज के बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट हैंड पाम रूल, इसके द्वारा ये क्वेश्चन होगा। ये 10th की फिजिक्स के आधार पर है। देखिए 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके क्वेश्चंस जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हमारे जो MCQs है RRB एग्ज़ाम में, उनको देख के आप अच्छे से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 70 मार्क्स तो आते हैं इसमें फार्मा के, 10 आते हैं आपके जनरल मैथ्स वगैरह के, जनरल रीजनिंग और जनरल मैथ्स के, 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, और 10 आते हैं जनरल साइंस के। तो इस तरीके से टोटल मिला के 100 MCQs रहते हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में, और टोटल मिला के आपके पास 90 मिनट्स का टाइम रहता है। तो आप इसी को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आजकल जो पेपर आ रहा है उसका पैटर्न भी काफ़ी अलग हो गया, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस अलाई दरवाज़ा। जो अलाई दरवाज़ा है, जिसे हम ALAI दरवाज़ा भी कहते हैं, अलाई दरवाज़ा, वो कौन से रूलर का मतलब क्या होता है, जो राजा, जो उस समय का राजा था, जो रूल फॉलो कराने वाला था, किससे संबंधित है ये आपका कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, ठीक है ना। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो कौन से राजा ने करवाया था, कुल मिला के ये। ऑप्शन ए है कौन सा सुल्तान है, जो भी है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1311 में, है ना, दिल्ली के जो कुतुब मीनार है ना, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, उसके दक्षिण दिशा में, कुतुब मीनार का जो साउथ गेट है, साउथ डायरेक्शन का जो गेट है, वहाँ पे अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, जो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको इसका पोजीशन पूछा है R, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे देखिए इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, R बराबर क्या होता है, फॉर स्पेरिकल मिरर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है 2f। कितना होता है, 2f, फोकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2। फोकल लेंथ दे रखी 18 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 2 × 18। तो यहाँ पे सीधा सा आपका आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर 36 सेंटीमीटर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हमने RRB एग्ज़ाम के जो लाइव क्लासेज हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और हमारी जो लाइव क्लासेज होगी वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और देखने को मिल जाएंगे। तो आप फार्मा कंसेप्ट पर आके हमारा बैच को ज्वाइन कीजिएगा RRB को, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से तैयारी करने में हेल्प मिले। देखिए क्वेश्चन है, रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो जहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है ईस्ट वेस्ट का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेने हैं हमेशा। मैंने पहले ही बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से बना लेने हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, एंड ये हो गया साउथ। इस तरीके से हमें से बना लेना, फिर उसके बाद में ही ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्या दे रखा है पॉइंट, रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पॉइंट ए से चालू हुआ, मान लो सेंटर से मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ से ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर तक,
4 किलोमीटर गया, ठीक है। चलिए, ही देन टेक्स ए राइट टर्न, इसके बाद में ये यहाँ पे मुंह है तो इसका मुंह इधर है तो राइट कौन सा हो गया इसका, ये वाला पार्ट। ही टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न किया और कितना किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर। चलिए, ठीक है। एंड टर्न्स लेफ्ट, वापस लेफ्ट गया तो ये नहीं इधर गया, कितना गया, 6 किलोमीटर। वेरी गुड। चलिए, ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वापस उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया, 3 किलोमीटर, यानी वापस वहाँ पे पहुँच गया। ये जो लाइन है ना यहाँ पे पहुँच गया, पहले 3 इधर आया था फिर वापस 3 इधर चला गया। ही टेक्स ए फाइनल राइट टर्न, इसके बाद में उसने वापस राइट टर्न लिया इस तरीके से और कितना गया, ड्राइव 3 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, यहाँ पे 3 किलोमीटर गया और फिर इस पूरी पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गया। ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो देखिए ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया टोटल मिला के, ठीक है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ फार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, यानी कौन सी डायरेक्शन में उसको जाना है, शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। आपको बताना है कि वापस पॉइंट ए की तरफ अगर उसको जाना है, यानी यहाँ पी पे है तो पॉइंट ए की तरफ जाना है तो कितना दूर जाना पड़ेगा और कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, वेस्ट डायरेक्शन, मैंने पहले बताया था ये वेस्ट डायरेक्शन है, यानी ईस्ट से लेके इसको वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर ये, 3 और 6 हो गए 9, 9 और 4 हो गए आपके 13, तो उसको 13 किलोमीटर जाना पड़ेगा टूवर्ड्स वेस्ट साइड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो भी हर एक स्टेप्स है, हर एक स्टेप्स को एक एक स्टेप्स को सोल्व करते जाना है, जिससे कि आप लास्ट में जाते जाते आप फाइनल कंक्लूजन पे भी पहुंच जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तरुण एंड वरुण मूव टुवर्ड्स टाउन बी। आप यहाँ पे बता रहा है कि तरुण, टी तरुण है और वरुण में पी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बी टाउन की तरफ जा रहे हैं, ए टाउन से बी टाउन की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, एट ए स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। यानी तरुण की स्पीड है वो 57 है और वरुण की है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इफ़ वरुण रीचेज टाउन बी 33 मिनट्स अर्लियर, अगर वरुण आपका 33 मिनट पहले पहुंचता है यहाँ टाउन बी में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या, ये क्वेश्चन है। तो देखिए टाइम ऑफ तरुण हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ वरुण कैलकुलेट करेंगे। टाइम क्या होता है, टाइम तरुण का देखें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है तरुण की, 57। और टाइम वरुण का देखें तो ये भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर इसकी हो गई, तो दोनों का टाइम आ गया, ये तरुण का आ गया, ये वरुण का आ गया। अब दूसरी बार इसने क्या कहा है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 33 मिनट का, कितना है, 33 मिनट का। यानी अगर मैं 33 मिनट की बात करूँ, 33 मिनट का डिफरेंस है, अगर इसमें हॉवर्स में कन्वर्ट करूँगा 33/60 हॉवर्स का डिफरेंस है, और इसको 3 से डिवाइड कर देते तो 11/20 हॉवर्स का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये डिफरेंस आपका मैंने हॉवर्स में निकाल दिया, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है और या स्पीड है वो भी हॉवर्स में ही है, किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने पहले जो डिफरेंस है टाइम का उसको भी हॉवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये आपको कर लेना है, हमेशा सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिएगा, अब क्या दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन 57, यानी d अपॉन 57 माइनस d अपॉन 60, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का बराबर है, 11/20 के। अगर अपन इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी, बस यही है, इस इक्वेशन में पुटअप कर लिया। ये हो गया आपका 60d माइनस 57d अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 57 बराबर 11/20। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाई 11, और ये हो जाएगा आपका 627 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्या आ जाएगा, 627 किलोमीटर। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए मैं पहले से बता देता हूँ, ये रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो पेपर है 28 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका पैटर्न एकदम अलग तरीके से है और आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा, आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनका सॉल्यूशन भी कैसे होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो फार्मा कंसेप्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। चलिए, जितने भी क्वेश्चन से पेपर हैं मैं धीरे धीरे वहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो आरआरबी के हुए हैं तो वहाँ पे आप जाइएगा और उनको ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 4 men and 6 women, 4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days, यानी 4 पुरुष और 6 महिलाएं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 men and 6 women, 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, ये मिलके एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना, और 4 ऐसे ही 3 पुरुष वे 7 महिलाएं मिलके उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना, ये है। तो आपको ये बताना है कि 16 महिलाएं मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जैसे देखिए, एक पुरुष के एक दिन का कार्य निकाल लीजिएगा। पहले आप सपोज कर लीजिएगा, देखिए सपोज एक पुरुष, यानी एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, x। एक दिन का वर्क करता है x और एक महिला करती है इसी तरीके से एक दिन का कार्य y। ठीक है ना। अब तो देखिए 4 पुरुष प्लस 6 महिला कर रहे हैं, यानी 4x प्लस 6y बराबर 8, इसका इक्वेशन बन गया। ऐसे ही 3x प्लस 7y बराबर 10 बन गया। ठीक है, अब मैं ये तो 8 दिन में कर रहे हैं और ये 10 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक दिन का कार्य कितना होगा, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया इसका, 4x प्लस 6y बराबर, एक दिन का कार्य हो गया 1/8, यानी 8 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/8 पार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इनका भी एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3x प्लस 7y बराबर 1/10, यानी एक दिन में ये 1/10 कार्य करेंगे, तभी 10 दिन में पूरा कार्य हो पाएगा ना। 1/10 करेंगे और ये करेंगे 1/8। इस तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 11/400। इस इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करते हैं तो आपका x बराबर हो जाएगा 11/400 और y बराबर आएगा आपका 1/400। ठीक है ना, यानी एक महिला, अगर y का मतलब होता है एक महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है, y, यानी 1/400 कार्य कर रही है, यानी 400 महिलाएं मिलकर उस कार्य को करेगी तब एक दिन लगेगा। एक महिला करेगी तो 1/400 पार्ट्स करेगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी डेज विल 16 वुमेन कंप्लीट इट, 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। तो 16 महिलाएं कितने दिन में करेगी, आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/400 मल्टीप्लाई बाई 16, देखिएगा 4 4 जा 16, ये हो गया 100 और ये हो गया टोटल मिला के 1/25, यानी 16 महिलाएं एक दिन में 1/25 कार्य करेगी। 16 महिलाएं एक दिन में कितना करेगी, 1/25, तो इस तरीके से 25 डेज में वो कंप्लीट कार्य कर लेगी। तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको इसका आंसर सही नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्लास है डेज एंड वर्क, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने और भी अच्छे से समझा रखा है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन ए हिमालयन डिवीजन एंड ए नोटेबल जियोग्राफिकल फीचर एसोसिएटेड विथ इट। आपको हिमालयन डिवीजन और उसके साथ में जो भी जियोग्राफिकल फीचर है उसके बीच में जो करेक्ट पेयरिंग है वो बताना है। पहला लेख रखा है लेसर हिमालय माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट आपका लेसर हिमालय की तरफ नहीं, ये आपका है ग्रेटर हिमालय की तरफ।
ग्रेटर हिमालय की तरफ। ऐसे ही वैली लोकेटेड बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय दून्स, नहीं ये नहीं कहलाती है। लेसर हिमालय में आपका बारह लाचाला है, नहीं भाई, ये बारह लाचाला आपके हिमालयन हिमालय के अंदर ही है। जितने भी 12 ये है ना, हिमाचल हिमालय के अंदर है। क्या है? हिमाचल, जो उधर है, जो ला है, ला हिमाचल हिमालय में। और जो दून से, जैसे देहरादून और ये दून जिनके पीछे लगते हैं, वो कहाँ है? वैली लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को अपन शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। अगर शिवालिक भी आ जाए तो भी ये सही है। यानी लेसर हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है या फिर आउटर हिमालय है, उनके बीच में जो वैलीज है, घाटियाँ हैं, उसको अपन देहरादून यानी दून्स कहते हैं। तो ये सही है, यही आपका करेक्ट पेयर है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच की फीचर ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हेल्प्ड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक की फीचर है जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसको हेल्प कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम में। देखिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑप्शन बी है द पॉजिटिव चार्ज वाज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। ऑप्शन डी सी है द न्यूक्लियस कंटेंट बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड ऑप्शन डी यानी फोर्थ ऑप्शन है द पोजिशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो आपका जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है वो यही कहता है, जिसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, कि इन एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज देट द टोटल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द स्पेयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन इट। यानी जो भी आपके पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उतना आपका नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों बराबर होगा, तो ही क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, इसका आंसर छुपा हुआ है वैसे तो। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तभी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ब्रेन स्टेम के अंदर होती है, आपको मालूम ही है, हाइपोथैलेमस के नीचे। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी क्या करती है? खूब सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। उनमें से एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी है। और ग्रोथ हार्मोन आपका जो भी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करता है, साथ ही साथ सेल को रिपेयर भी करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द बॉडी, जो भी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, ग्रोथ भी करता है बॉडी की। तो इस तरीके से ये इसका काम है ग्रोथ हार्मोन का। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है ब्रेन स्टेम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग नंबर पेयर्स, आपको यहाँ पे नंबर पेयर्स दे रखे हैं। द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। इसमें बता रहा है कि जो सेकेंड नंबर है वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम फर्स्ट नंबर से निकालते हैं। तो वैसा ही सेलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। इसी तरीके से अगर सेम वे से रिलेटेड है वो आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखिए पहला दे रखा है 59 और 71.6। अगर 59 और 71.6 की बात करूँ तो इन दोनों में से क्या रिलेशन है देख लीजिएगा। 71.6 में से 59 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 12.6, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा दे रखा है 98.6 और 86। अगर इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 12.6 आ रहा है। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में 12.6 जोड़ के आगे वाला नंबर लेकर आए हैं। 59 में से 12.6 ऐड किया तो 71.6 आ गया। 86 में भी 12.6 ऐड किया तो 98.6 आ गया। अब आपको देखना है इसमें 12.6 करूँ तो क्या आएगा 104.6, ये गलत है। 77 में से 12.6 करें तो क्या होगा 89.6, ये भी गलत है। 41 में से 12.6 करें तो क्या होगा 53.6, यहाँ पे 63.6 दे रखा है, ये भी गलत है। और 65 में से 12.6 ऐड करें तो क्या होगा 77.6, तो ये बराबर आ रहा है। ये सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये वाला
पेयर मैच खा रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन रिसीव्स 8,680 पर मंथ एज ए सैलरी। यानी एक व्यक्ति की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो है 8,680 रुपया एक महीने का। अब उसमें से वो 65% क्या करता है, सेव कर लेता है, बचा लेता है। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 35% उसका क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाता है। तो आपको पूछा है कि हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ इज, आपको बताना है कि उसका एक महीने में कितना खर्च होता है। तो एक महीने में खर्च कितना हुआ, 35%, 35 रुपीज़ पर 100 रुपीज़। तो आपको 8,680 का 35% निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 35% में है तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 8,680, 0 से 0 गए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 2 को वापस इससे मिलाएंगे, कर देंगे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो आपका हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 434। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका आंसर आ जाएगा 3038 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3। बिल्कुल आसान सा है, परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, आरआरबी में एक क्वेश्चन पुटअप परसेंटेज पे होगा, एक क्वेश्चन आपका हमेशा जो टाइम एंड वर्क वाला अभी मैंने बताया था वैसा क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। और एक क्वेश्चन आपका जो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, जो जनरल मैथमेटिकल कंपैरिजन है, वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से पुटअप हो रहे हैं उन पे आपको फोकस करना है और वैसे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करते रहना, जैसे कि वो वाले क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर लो, क्योंकि कई बार जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस या फिर अपन ने जो नहीं पढ़े हैं वहाँ से आ जाते हैं। तो उनको हमें हमेशा लेफ्ट करना है, उनको हमें छोड़ना है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तो उसमें आपको कभी भी गैस नहीं लगाना है। उसमें जितनी आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना ही आपका सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। चलिए 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेबल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ मोर स्टेट्स और बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ये आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान के अंदर अलग अलग अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ मोर स्टेट्स। अगर मान लो कोई अलग अलग स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, उसको अगर एडजुकेट करना है तो वहाँ पे जो आर्टिकल है वो 131 ही रहता है, इसके अंडर में ही वो कार्य होता है। ऐसे ही देखें आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 में आपका अपील होता है, अपील यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अपील जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपीलेट फ्रॉम हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो वो आर्टिकल 132 के अंदर जाती है। आर्टिकल 136 में एसएलपी होती है, यानी स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे स्पेशल लीव सैंक्शन की जा सकती है, तो वो आपके आर्टिकल 136 में होती है। और आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स, कोई भी रिट लगानी है, रिट इशू करनी है, तो वहाँ पे जो पावर ऑफ हाई कोर्ट होती है वो आपकी आर्टिकल 226 में होती है। देखिए ये 131, 132, 136 तो रिलेटेड है विथ सुप्रीम कोर्ट और 226 रिलेटेड है विथ हाई कोर्ट, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच कमिटीज रिकमेंडेशन हैव लॉन्ग बीन influential in defining the poverty line in India using a consumption expenditure approach। तो यहाँ पे देखिए एक कमेटी थी लकड़वाला समिति, उसके बाद में आई थी तेंदुलकर कमेटी। ये आपकी योजना आयोग की कमेटी है जो भारत में गरीबी का जो आकलन है उसको करने की पहले की जो समीक्षा है उसमें क्या सिफारिशें की गई है, बदलाव किया गया है, वो इसमें भारत की गरीबी के आकलन से रिलेटेड है तेंदुलकर कमेटी, ठीक है ना, पोवर्टी लाइन से संबंधित। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऐसे ही एक सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी किससे संबंधित है? सच्चर कमेटी आपकी है मुस्लिम समुदाय की जो भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति है उसकी जांच रखने के लिए कि क्या कौन सी जांच उसकी स्थिति क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है मुस्लिम समुदाय की, वो कमेटी है आपकी सच्चर कमेटी, जो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बनाई थी 2005 में। ये आपकी सच्चर कमेटी है। इसी तरीके से बालाकृष्णन कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये अलग अलग कमेटियां हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के बाद जगह पे क्या आएगा। ये सीरीज़ दे रखी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, ये सीरीज़ हमने हमारी क्लास में भी पढ़ा रखी है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, तो पहले आपको जब भी अल्फ़ाबेटिकली वाला क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से ABCDEF लिख लीजिएगा जिससे कि आसानी हो। KLM फिर इधर N। ये क्यों इधर ऐसे क्यों लिखते हैं ये भी मैंने बताया था आपको क्लास में। UVWXYZ, ठीक है ना। अब देखिए पहले बार में WIB लिखा हुआ है, दूसरी बार UFX, तीसरी बार SCT, चौथी बार QZP। तो इनमें आपस में क्या है, WUS और Q, इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये देख लीजिएगा। W आया पहली बार में, दूसरी बार में U आया, तीसरी बार में पहला लेटर S आया, चौथी बार में पहला लेटर क्या आया, Q। तो पांचवी बार में पहला लेटर क्या आएगा, यहाँ पे O आना चाहिए। एक एक का डिफरेंस आ रहा है, क्या आना चाहिए, O। तो यहीं से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वैसे तो सेकंड देख लीजिएगा I, अगली बार क्या आया आपका I, मैं इसको ऐसे त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। फिर आया I के बाद में F, देखिए 2 छोड़ के आ रहा है। फिर आया आपका C, ये 2 छोड़ के आ रहा है। फिर आपका आया Z, ये 2 छोड़ के आया। फिर आपका क्या आना चाहिए, 2 छोड़ के W आना चाहिए, ठीक है। तो W हो गया। अब थर्ड में देखिएगा, पहले आया आपका B, मैं इसको स्क्वायर में बना रहा हूँ। फिर आया X, यानी 1 2 और 3 छोड़ के ये X आया। फिर इसमें क्या आया T, 1 2 और 3 छोड़ के फिर आया T। फिर वापस आया P, 1 2 3 छोड़ के आया P। अब वापस 3 छोड़ के क्या आना चाहिए, 1 2 और 3 छोड़ के L आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा L। तो इस तरीके से यहाँ पे OWL आपका आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, सीरीज है जो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025। आपको बताना है कि कौन सी फिल्म जो एशियन फिल्म अवार्ड हुआ था 2025 में, उसमें बेस्ट इंडियन फिल्म थी। तो वहाँ पे आपका आंसर था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। देखिए जो भी आपके पुरस्कार है, जो भी आपके लेटेस्ट प्राइज है, वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता है। तो लेटेस्ट प्राइज जो भी, अभी जैसे एग्ज़ाम होंगे तो आपके जिस भी सन में अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ के लेटेस्ट प्राइज 1 साल के अंदर अंदर जो भी बेस्ट प्राइज मिले हैं, या किसी भी तरीके से नोबेल प्राइज भी हो सकते हैं, फिल्म अवार्ड भी हो सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर रक्षा क्षेत्र में या किसी भी तरीके का अवार्ड हो सकता है, या गेम्स में हो सकता है, पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह ये हो सकते हैं। तो उन अवार्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच स्कीम विल द रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स, जो भी आपके रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स है ऑन द ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स है उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलता है 2025 के तहत। कौन सी स्कीम के तहत उनको 2025 में क्या हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिया जाता है। तो अलग अलग स्कीम्स के नाम दे रखे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, भैया आवास योजना है तो हेल्थ केयर में तो आएगी नहीं, सीधी सी बात है, ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर ऑप्शन कट गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो किसानों के लिए है, यहाँ से भी कट गया। अटल पेंशन योजना, ये पेंशन से रिलेटेड है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन कट गया। सीधा सा है आपका ऑप्शन से यहाँ पे आंसर राइट हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ऑप्शन से ही पता चल गया कि हेल्थ केयर से कौन सा रिलेटेड हो गया, ये ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप कोई ऑप्शन से देखते ही भी आंसर कई बार कर सकते हैं। चलिए, वाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल स्टे इनसाइड द मिसेल्स। देखिए जो मिसेल्स होता है ना, इसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है वो हमेशा अंदर की तरफ रहती है पानी में। क्यों रहती है भैया, सीधी सी बात है, हाइड्रोफोबिक है तो ये पानी से दूर जाएगी, ठीक है ना, रिपेल होगी पानी से,
तो इसीलिए वो सारी की सारी एक डायरेक्शन में इस तरीके से क्या बना लेगी, मिसेल्स, और यहाँ पे आपका गोला बना लेगी, सब एक तरफ हो जाएगी। तो सीधा सा आंसर है दी आर रिपेल्ड बाय वाटर, ठीक है ना। वो डिजोल्व तो नहीं होगी कंप्लीटली वाटर में, क्योंकि क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर भागने वाली। वो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट भी नहीं होगी, वो केमिकल बॉन्ड भी नहीं बनाएगी, वो सीधी सी बात है रिपेल होगी वाटर से, इसलिए वो क्या करेगी, स्टे इनसाइड द मिसेल्स। मिसेल्स के ये मिसेल्स फॉर्मेशन है ना, इसमें अंदर की तरफ ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, और ये टेल है वो हाइड्रोफिलिक है। टेल क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग है। और जो ये है, सॉरी टेल नहीं, हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, और ये टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 336.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 23 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। देखिए सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का आपका 2πRH। इसके थ्रू आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 ये दे रखा है 336.4 बराबर 2 इंटू 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं पाई की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 23। तो R की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी। R बराबर क्या हो जाएगा, 336.4, ये मैं जैसे कि 3.14 ही कर दूँ, कुछ भी कर सकते हैं ना, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 23, ऐसे आ जाएगा। और ये वैल्यू आएगी लगभग आपकी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.327 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर मालूम हो तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। R आपने निकाल लिया, H आपको मालूम है, पाई आपको 3.14 मालूम है, R मल्टीप्लाई बाई R ये वैल्यू रख दोगे और H 23 रख दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 391.74, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर इसके बराबर ही आएगा, 391 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सारी क्लासेज अगर आपको देखनी है तो आप फार्मा कंसेप्ट ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे जाके हमारा जो भी राजस्थान RRB रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इंक्रीज क्रेडिट लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड एज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025। जो आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लिए बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यूनियन बजट 2025 के अंदर जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, KCC है, उसमें क्रेडिट लिमिट कितनी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो देखिए जो पहले KCC थी, KCC के अंदर पहले जो क्रेडिट लिमिट थी वो 3 लाख थी, और 2025 जो यूनियन बजट है उसमें 3 लाख से बढ़ाकर उसे कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन है 5 लाख आएगा। और ये जो KCC के अंदर आपका क्रेडिट मिलता है वो 7% की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर से मिलता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस अगली क्लास में रहेंगे, और इसी तरीके से आपको सारी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप हमारी क्लासेज लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पर जाकर हमारी जो RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप उसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, और सिलेक्शन की कैटेगरी में आप इंक्लूड हो सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।